हाय, वेलकम टू दी फेसा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में जो है हमने कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देखा था, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, इसमें जो है तो किन मेजर रिवर्स का कंट्रीब्यूशन है नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में, इन सब के बारे में देखा। आज हम देखेंगे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में, जो कि है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम देखते हैं सबसे पहले पेनिनसुलर क्या होता है। तो पेनिनसुलर जो होता है वो एक ऐसा लैंडमास होता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है, इधर साइड अरेबियन सी लोकेटेड है, एंड यहाँ पे इंडियन ओशन देखने को मिलता है। देखते हैं प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेट्यू जो होता है उसमें हम देखते हैं कि वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स उसका जो ऊपर का एरिया होता है वो फ्लैट होता है, एंड जो नीचे का एरिया होता है वो लैंड थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, यानी कि उठा हुआ होता है। जबकि जो हम माउंटेन्स में देखते थे उसमें हमको ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक टेबल लैंड कंपोज्ड ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। इट मीन्स कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा वो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म हुए हैं। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का, जो कि गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से फॉर्म हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो रफली ट्रायंगुलर शेप में होता है। आगे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो ब्रॉड डिविजन्स के बारे में देखेंगे, जो कि हैं सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू। इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते हैं एंड दक्कन प्लेट्यू क्या होता है। तो हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये पूरा रीजन जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, जिसमें जो इतना पार्ट जो है वो हमें सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है, और ये वाला जो पार्ट है वो दक्कन ट्रैप या दक्कन प्लेट्यू है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो नर्मदा रिवर के साउथ नॉर्थ में है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नॉर्दर्न सेगमेंट है नर्मदा रिवर की, जो कि सेंट्रल हाईलैंड का जो मेजर पार्ट है वो मालवा प्लेट्यू से फॉर्म हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज एंड अरावली हिल्स के बीच के में लाई करते हैं, जो कि बाउंडेड हैं साउथ में सतपुरा रेंज से, नॉर्थ वेस्ट में जो है ये अरावली हिल्स से सराउंडेड है, एंड वेस्टवर्ड साइड में जो है इनके वो रॉकी एंड सैंडी पार्ट देखने को मिलता है। एंड हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ईस्ट में जो है वो राजमहल हिल से घिरे हुए हैं। इनको लोकली हम बुंदेलखंड एंड भागेलखंड के नाम से जानते हैं, जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में देखने को मिलता है। हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में तो वाइड देखने को मिलता है, बट जो ईस्ट में है ये थोड़ा नैरो है। एंड जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन दिखाता है।
जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन होता है। और हमें पता है कि दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेकंड पार्ट, दक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो दक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारा एक ट्रायंगुलर लैंड मास की तरह है, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में देखने को मिलती है। ये एक लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, जो कि एक लावा प्लेट्यू है। लावा प्लेट्यू मीन्स कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है। एंड दक्कन प्लेट्यू में जो है वो हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल मानी जाती है। दक्कन प्लेट्यू का जो है एक एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जो कि मेघालय प्लेट्यू है। मेघालय प्लेट्यू में हमें गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे हमें कार्बी एंगलांग प्लेट्यू देखने को मिलता है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है। एंड हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वो सराउंडेड है एक साइड में ईस्टर्न घाट से, एंड अदर साइड में वेस्टर्न घाट से, एंड नॉर्थ साइड में सतपुरा रेंज से। दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो हायर यानी कि ऊंचा, थोड़ा ऊंचा है, एंड जबकि जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो हमें स्लोप देखने को मिलता है, जिससे मेजर रिवर्स जो हैं वो अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो दक्कन प्लेट्यू हमारा है वो 3 मेन हाईलैंड से कंपोज हुआ है, जिसमें पहला है महाराष्ट्र प्लेट्यू, जिसमें हमें अजंता, सतमाला, बालाघाट हिल्स देखने को मिलती हैं। सेकंड है हमारा तेलंगाना प्लेट्यू, जो कि दक्कन प्लेट्यू का मोस्ट एरिड पार्ट है। एंड थर्ड है कर्नाटका प्लेट्यू, जिसमें हमें कई सारी पीक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुदेरमुख पीक्स। तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं वो दक्कन प्लेट्यू के ईस्ट एंड वेस्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि घाट क्या होता है। घाट जो होता है एक माउंटेन की नैरो स्ट्रिप होती है, उसको हम घाट कहते हैं। जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो एक कॉन्टिन्यूअस रेंज में देखने को मिलता है, जबकि हमारा जो ईस्टर्न घाट्स है वो इरेगुलर है। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोट्स के पैरेलल देखने को मिलता है। इसके वेरियस नेम हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि हम इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु एंड केरला में इसको हम नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। एंड केरला में एनिमलाई हिल एंड कैरडमम हिल्स के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नायमुडी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, जिसको हम एलिफेंट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो हायर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो एवरेज एलिवेशन देखने को मिलती है वो 900 से 1600 मीटर देखने को मिलती है। हाँ, ये था हमारा वेस्टर्न घाट के बारे में। आगे हम देखते हैं कि ईस्टर्न घाट क्या होते हैं। तो हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो एक इरेगुलर शेप में है एंड कॉन्टिन्यूअस नहीं है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। एंड ईस्टर्न घाट जो है वो रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से फॉर्म हुए हैं। इनकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 600 मीटर देखने को मिलती है। एंड जो ईस्टर्न घाट है वो
डाइसेक्टेड है। डाइसेक्टेड मीन्स कि ये जब हमारी रिवर्स आती हैं तो उनको उनकी वजह से ये बीच बीच में डाइसेक्टेड यानी कि टूटे हुए देखने को मिलते हैं, रेगुलर शेप में नहीं देखने को मिलते हैं। रिवर जो है इसके थ्रू बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन करती हैं। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। तो ये था हमारा ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में, जो कि है इंडियन डेजर्ट। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। इंडियन डेजर्ट जो है वो हमारा अरावली हिल्स की वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलता है। इनके ये जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सिंध की तरफ देखने को मिलता है, जो साउदर्न पार्ट है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ देखने को मिलता है। इंडियन डेजर्ट में जो है वो बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, अबाउट 150 mm एक साल में, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एरिड क्लाइमेट देखने को मिलती है और लो वेजिटेशन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो है वो रिवर्स हमें बस रिवर्स जो है रेनी सीजन्स में देखने को मिलते हैं। इंडियन डेजर्ट की जो एक लार्ज रिवर है वो है लूनी रिवर। ऊपर हमने देखा इंडियन डेजर्ट्स के बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कोस्टल प्लेन्स क्या होती हैं। कोस्टल सबसे पहले हम देखते हैं कोस्टल क्या है। कोस्टल जो है वो एक स्ट्रिप है जो कि वेस्ट में अरेबियन सी के अलोंग देखने को मिलती है एंड ईस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल के अलोंग देखने को मिलती है। हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडली 2 सेक्शंस में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा वो नैरो है एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मीन्स जो देखते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा अंदर की तरफ देखने को मिलता है। देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट के पैरेलल देखने को मिलता है। इसमें वेरियस सेक्शन देखने को मिलते हैं। गुजरात में हमें कच्छ काठियावाड़ कोस्ट देखने को मिलता है। महाराष्ट्र एंड गोवा में जो है वो कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है। कर्नाटका में कन्नड़ कोस्ट देखने को मिलते हैं एंड जो केरला में है वो मालाबार कोस्ट लोकेटेड है। हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच की तरह है। और ऐसी रिवर्स जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं एंड जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है वो हमें चिलिका लेक देखने को मिलती है, जो कि ईस्टर्न घाट के एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स को दिखाता है। चिलिका लेक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। तो हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक आइसलैंड्स के बारे में। इंडिया में जो है वो 2 मेजर आइसलैंड ग्रुप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड वन इज अरेबियन सी।
देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में। अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नॉर्थ में जो है वो अंडमान है एंड साउथ में जो है वो निकोबार है। इन आइसलैंड में जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है जो कि वेरन आइसलैंड के नाम से जानते हैं इसको। ग्रेट निकोबार जिसकी हाइट जो है वो 642 मीटर है, वो निकोबार की हाईएस्ट पीक है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर है। हम देखते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट जो केरला का है उसके क्लोज में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप आइसलैंड में हमें कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिलता है और ये जो एंटायर आइसलैंड है वो कोरल डिपॉजिट से फॉर्म हुआ है। पहले के समय में इसको हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप के नाम से जानते थे। लक्षद्वीप आइसलैंड बहुत ही छोटा है जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। एंड मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट आइसलैंड है जो कि 553 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट and like, subscribe and share this video. Thank you.